आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम विदेशी आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। हम प्राचीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं और प्राचीन भारत में हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध का उत्कर्ष, महाजनपद काल, 16 महाजनपद, इन सभी का अध्ययन कर लिया है। और मगध के उत्कर्ष में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और आपका नंद वंश, इन सभी का अध्ययन कर लिया है। आज हम बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण, और विदेशी आक्रमण में ईरानी और यूनानी आक्रमण की चर्चा करेंगे। भारत पर सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण हुआ और उसके बाद यूनानियों का आक्रमण हुआ। ईरानी सफल आक्रमण करता है दारा प्रथम और यूनानी में आएगा सिकंदर महान। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण में दो आक्रमणों के बारे में चर्चा करेंगे। विदेशी आक्रमण की बात करें तो सामान्य समझ आए एक बार आप इसे। विदेशी आक्रमण में एक तो है आपका ईरानी आक्रमण और एक आएगा यूनानी आक्रमण। जैसे हम यूनानी आक्रमण की बात करें, ये जो यूनानी आक्रमण है ये किसके नेतृत्व में हुआ? सिकंदर। यूनानी आक्रमण का नेतृत्वकर्ता कौन होगा? सिकंदर। और आक्रमण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। ये डिटेल से चर्चा करेंगे, केवल सामान्य चर्चा है। ईरानी आक्रमण की बात करें तो ईरानी आक्रमण होगा 516 बीसी में, और इस ईरानी आक्रमण का नेतृत्वकर्ता या सफल नेतृत्वकर्ता कौन होगा? दारा प्रथम। यद्यपि प्रथम आक्रमण साइरस सेकंड के द्वारा किया गया था, लेकिन वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया। इसीलिए प्रथम सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? दारा प्रथम के नेतृत्व में। तो भारत पर दो विदेशी आक्रमणों की चर्चा करने वाले हैं, एक तो ईरानी आक्रमण और एक यूनानी आक्रमण। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ईरानी आक्रमण की, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ईरानी आक्रमण। देखिए, ईरानी, फारसी, पारसीक अथवा हखामनी आक्रमण। एक ही बात है, कोई भी शब्द है, ईरानी, फारसी, पारसिक अथवा हकामनी आक्रमण। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला साम्राज्य कौन था? हखामनी साम्राज्य, जिसका संबंध कहाँ से है? ईरान से। तो देखिए, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी साम्राज्य जिसका नाम है हखामनी साम्राज्य। इसका नाम क्या है दोस्तों? हखामनी साम्राज्य। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी साम्राज्य कौन सा हो गया? हखामनी। और इस साम्राज्य का संबंध कहाँ से है? ईरान से। तो एक क्वेश्चन यही क्लियर हो गया आपका कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले विदेशी कौन थे? ईरानी। पहले विदेशी कौन थे? ईरानी। इसके पश्चात देखिए, सर्वप्रथम आक्रमण तो किसने किया था? साइरस सेकंड ने, लेकिन उसका आक्रमण असफल रहा। उसका अभियान क्या रहा था? असफल। देखिए, साइरस सेकंड ये प्रथम आक्रमणकारी था। साइरस
सेकंड ईरान से संबंधित है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? साइरस सेकंड। लेकिन साइरस सेकंड का आक्रमण असफल रहा। इसका अभियान या इसका आक्रमण भारत पर असफल रहा। और इसके आक्रमण की जानकारी, साइरस के आक्रमण की जानकारी, इसके आक्रमण की जानकारी देखिए कौन कौन देता है। स्ट्रेबो, एरियन, इसके आक्रमण की जानकारी कौन कौन देता है? स्ट्रेबो, एरियन और टेसियस। तो आक्रमण की जानकारी देने वाले विद्वानों का नाम क्या है? स्ट्रेबो, एरियन और टेसियस। ये आक्रमण की जानकारी देते हैं। इस साइरस सेकंड ने अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत पर आक्रमण किया था। इसने अफगानिस्तान में स्थित हिंदुकुश पर्वतमाला पर असफल आक्रमण किया था। तो सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? साइरस सेकंड ने। लेकिन इसका जो आक्रमण था वो आक्रमण कैसा रहा? असफल रहा, यानी इसे भारत में सफलता नहीं मिली। प्लिनी भी इसका वर्णन करता है। प्लिनी के अनुसार साइरस सेकंड ने कपीसा नगर को ध्वस्त कर दिया था। प्लिनी के अनुसार, प्लिनी एक विद्वान है, प्लिनी के अनुसार साइरस सेकंड ने कपीसा नगर, जो कहाँ स्थित है आपका? अफगानिस्तान में। कपीसा नगर कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। कपीसा नगर को ध्वस्त कर दिया था। कपीसा नगर को ध्वस्त कर दिया था। तो सबसे पहले साइरस सेकंड के द्वारा आक्रमण किया गया था। तो देखिए दोस्तों, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरान के द्वारा किया गया। यद्यपि जो सफल आक्रमण है वो कौन करेगा? दारा प्रथम। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? साइरस सेकंड ने। किसने किया? साइरस सेकंड। तो ये प्रथम आक्रमणकारी था, लेकिन ये असफल रहा। आक्रमण में असफल रहा। इसके आक्रमण की जानकारी स्ट्रेबो, एरियन और टेसियस के विवरण से प्राप्त होती है। स्ट्रेबो, एरियन और टेसियस के विवरण से। और ये जानकारी मिलती है कि अफगानिस्तान में स्थित हिंदुकुश पर्वतमाला पर इन्होंने असफल आक्रमण किया था। प्लिनी भी इसका वर्णन करता है कि साइरस सेकंड ने कपीसा नगर कहाँ है? अफगानिस्तान, इसको ध्वस्त कर दिया था। तो पहला आक्रमण तो किसके द्वारा किया गया था? साइरस सेकंड। लेकिन ये आक्रमण असफल रहा। और भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला ईरान का शासक कौन होगा? दारा प्रथम। तो अब हम बात करते हैं दारा प्रथम। इनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। यूनानी आक्रमण है, इसका अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं दारा प्रथम का ही दूसरा नाम मिलता है डेरियस फर्स्ट, और इसी का नाम मिलता है दारिये बहु। कोई भी नाम आए। दारा प्रथम, डेरियस प्रथम या दारिये बहु, एक ही नाम है। एक ही व्यक्ति के तीन नाम हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल ईरानी आक्रमणकारी कौन था? दारा फर्स्ट। तो देखिए इसमें हम नोट करते हैं कुछ लाइनें। ये साइरस सेकंड का
उत्तराधिकारी था, साइरस सेकंड का उत्तराधिकारी था। इसने 516 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। इसने भारत पर आक्रमण कब किया? 516 बीसी में। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल विदेशी आक्रमणकारी था। तो भारत पर आक्रमण सबसे पहले तो किसने किया था? साइरस सेकंड ने, लेकिन ये अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतमाला तक ही स्थिर रहा, यहाँ तक इसने आक्रमण किया, तो सफल आक्रमण नहीं माना जाता। पहला सफल आक्रमणकारी किसे माना जाता है? दारा प्रथम, जिसका संबंध कौन से साम्राज्य से है? हखामनी साम्राज्य से। और इसका संबंध कौन से देश से है? देश का नाम कौन सा है? ईरान। और इसके आक्रमण की जानकारी हमें 3 अभिलेखों से मिलती है। आक्रमण की जानकारी 3 अभिलेखों से मिलती है। 3 अभिलेखों से भारत पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। दारा प्रथम के 3 अभिलेखों से भारत पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। वो 3 अभिलेख देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1, बेहिस्तून, एक अभिलेख है जिसका नाम क्या है? बेहिस्तून। एक का नाम है पर्सिपोलिस, एक अभिलेख का नाम क्या है? पर्सिपोलिस। और एक अभिलेख है आपका नक्श ए रुस्तम, नक्श ए रुस्तम, नक्श ए रुस्तम। तो इन अभिलेखों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया, और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमणकारी कौन हो जाएगा? दारा प्रथम। हेरोडोटस के विवरण से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है कि हेरोडोटस ने उल्लेख किया है कि दारा प्रथम ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, क्योंकि ईरान में दारा प्रथम के समय 19 प्रांत थे, तो 20वां प्रांत भारत में बनाया इसने पश्चिमोत्तर भारत को जीत करके, जिसका विवरण हेरोडोटस भी करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम और जो बची हुई बातें हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तो हम दारा प्रथम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए दारा फर्स्ट, हेरोडोटस ने क्या उल्लेख किया, क्या विवरण दिया है, ये देखिए। हेरोडोटस के विवरण से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसके विवरण से जानकारी मिलती है कि दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था। हेरोडोटस के विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है कि दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था और उसने पश्चिमोत्तर भारत, इसमें है आपके कंबोज, गांधार,
व सिंध पश्चिमोत्तर भारत को जीतकर अपने साम्राज्य का बीसवां प्रांत बनाया। एक तो ये जानकारी मिलती है, हम दोबारा से समझ लेंगे, मैं नोट कर लेता हूँ। इसके पश्चात इस 20वें प्रांत से $360 टैलेंट अर्थात स्वर्ण मुद्राएं राजस्व के रूप में ईरान भेजी जाती थी और ये मुद्राएं कुल आय का मतलब फारसी साम्राज्य की कुल आय का 1/3 थी। अब इसे पुनः समझिए आप एक बार। हम भारत पर विदेशी आक्रमण की चर्चा कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं ईरानी आक्रमण। तो ईरानी आक्रमण में सबसे पहले हमने बात की साइरस सेकंड, उसने अफगानिस्तान में स्थित हिंदू कुश पर्वतमाला पर आक्रमण किया, लेकिन उसका आक्रमण असफल था। एरियन स्ट्रेबोटेशियस के माध्यम से जानकारी मिलती है। प्लिनी के अनुसार उसने कपिसा नगर को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन पहला जो सफल आक्रमण है भारत पर, ईरानियों का जो पहला सफल आक्रमण है, हखामनी साम्राज्य का पहला जो सफल आक्रमण है वो किसके द्वारा किया गया? दारा प्रथम, डेरियस प्रथम या दारिया बहू के माध्यम से हुआ। एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं और उसके आक्रमण के बारे में उनके अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है तथा हेरोडोटस के विवरण से भी जानकारी मिलती है। हेरोडोटस जो विश्व इतिहास का पिता है, आपने पढ़ा होगा, विश्व इतिहास का जनक पिता, विश्व इतिहास का पिता है हेरोडोटस। इनकी विवरण से जानकारी मिलती है कि दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया और उसने पश्चिमोत्तर भारत अर्थात कंबोज, गांधार व सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य का कौन सा प्रांत बनाया? 20वां प्रांत। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईरानी साम्राज्य में कुल 19 प्रांत थे। दारा प्रथम के समय कुल 19 प्रांत थे। 20वां प्रांत इसने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र को बनाया अर्थात कंबोज, गांधार व सिंध को जीतकर। 20वें प्रांत से 360 टैलेंट का मतलब है स्वर्ण मुद्राएं राजस्व के रूप में ईरान भेजी जाती थी और ये मुद्राएं कुल आय यानी फारसी आय का कितना थी? 1/3 भाग थी। कुल फारसी आय का 1/3 भाग कहाँ से जाती थी? पश्चिमोत्तर भारत से जाती थी। तो ये हो गए आपके दारा प्रथम। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण ये ही है, आपको इसी को क्लियर करना है। आप 2-4 बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। इसके पश्चात देखिए ज़रेक्सस अथवा क्षयार्स, शासक का नाम है ज़रेक्सस अथवा क्षयार्स। तो ये दारा प्रथम का उत्तराधिकारी था। दारा प्रथम का उत्तराधिकारी था। दारा प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? ज़रेक्सस। इसने यूनानियों के विरुद्ध भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। ज़रेक्सस से पहला विदेशी शासक था जिसने भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया।
तो ये लाइन भी नोट कर लेंगे। ये प्रथम विदेशी शासक जिसने भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। तो दोस्तों दारा प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ज़ेरेक्सस या क्षयार्स, ज़ेरेक्सस अथवा क्षयार्स दारा प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसने यूनानियों के विरुद्ध भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया और ये प्रथम विदेशी शासक, आपको याद रखना है, प्रथम विदेशी शासक जिसने भारतीय सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। और हेरोडोटस भी इसका उल्लेख करता है। देखिए हेरोडोटस, हेरोडोटस इसके अनुसार भारतीय सैनिक सूती वस्त्र पहनते थे। हेरोडोटस के अनुसार भारतीय सैनिक किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सूती वस्त्र पहनते थे। और हेरोडोटस ये जो हेरोडोटस है ये सैनिकों के सूती वस्त्रों से अत्यधिक प्रभावित था। तो हेरोडोटस ने भी उल्लेख किया कि भारतीय सैनिक सूती वस्त्र पहनते थे और इस सैनिकों के सूती वस्त्रों से अत्यधिक प्रभावित था। कौन? हेरोडोटस। तो पहला विदेशी शासक जिसने अपनी सेना में भारतीय सैनिकों को शामिल किया उसका नाम क्या हो जाएगा? ज़ेरेक्सस। और इसका संबंध कहाँ से होगा? ईरान से। कौन से साम्राज्य से होगा? हखामनी साम्राज्य। साम्राज्य कौन सा होगा? हखामनी साम्राज्य। एक छोटा सा और है, और देख लीजिए, दारा थर्ड। ये भारत में अंतिम ईरानी सम्राट था। भारत में अंतिम ईरानी सम्राट, भारत में अंतिम ईरानी सम्राट था। और सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में, 331 ईसा पूर्व में अरबेला या आरबेला अथवा गोगामेला, आरबेला या गोगामेला के युद्ध में दारा थर्ड को पराजित कर दिया। दारा थर्ड को आरबेला या गोगामेला, याद रखना है, आरबेला अथवा गोगामेला के युद्ध में दारा थर्ड को पराजित कर दिया। इस प्रकार भारत में ईरानी आधिपत्य की समाप्ति हुई। ईरानी आधिपत्य की समाप्ति हुई। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप 2-4 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। सबसे पहले मैं पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले आक्रमण किसने किया? साइरस सेकंड ने, असफल आक्रमण।
पहला सफल आक्रमणकारी कौन माना जाता है? दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। इसका उल्लेख हेरोडोटस भी करता है कि उसने पश्चिमोत्तर भारत को जीतकर अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया और यहाँ से 360 टैलेंट यानी स्वर्ण मुद्राएं राजस्व के रूप में ईरान भेजी जाती थी, जो फारस की कुल राजस्व का या कुल वार्षिक आय का कितना था? 1/3 भाग था। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी जरेक्सस या क्षयार्स बना। ये पहला शासक था, पहला विदेशी शासक था जिसने अपनी सेना में भारतीय सैनिकों को शामिल किया, यूनानियों के विरुद्ध अपनी सेना में शामिल किया। इसके पश्चात हेरोडोटस ने उल्लेख किया कि भारतीय सैनिक सूती वस्त्र पहनते थे। हेरोडोटस भारतीय सैनिकों के सूती वस्त्रों से अत्यधिक प्रभावित था। दारा थर्ड भारत में अंतिम ईरानी सम्राट था और 331 ईसा पूर्व में बेला या गोगा मेला के युद्ध में दारा थर्ड को पराजित किसके द्वारा कर दिया गया? सिकंदर के द्वारा। इस प्रकार भारत से ईरानी आधिपत्य की समाप्ति होती है। अब हम इसमें बात करते हैं कि ईरानी आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, ईरानी आक्रमण के भारत पर प्रभाव, और उसके बाद हम बात करेंगे यूनानी आक्रमण। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, ईरानी आक्रमण के प्रभाव, ईरानी आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम साथ साथ क्लियर कर लेते हैं। ईरानी आक्रमण के प्रभाव, ईरानी आक्रमण के प्रभाव। देखिए दोस्तों, हम बिंदु दर बिंदु इनका अध्ययन कर रहे हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ा ईरानी आक्रमण का। नंबर 2, नंबर 1, अभिलेख उत्कीर्ण परंपरा की शुरुआत हुई। भारत में अभिलेख उत्कीर्ण करवाने की परंपरा की शुरुआत किसकी देन मानी जाती है? ईरानियों की देन, क्योंकि भारत में अभिलेख उत्कीर्ण किसके द्वारा करवाए गए? सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ने ईरान से प्रभावित होकर ही अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। तो यही नोट कर लेंगे अपन, सम्राट अशोक ने ईरान से प्रभावित होकर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत के लिए बहुत बड़ी देन है। अभिलेख उत्कीर्ण की परंपरा ईरान से भारत में आई और सम्राट अशोक ने ईरानी परंपरा के अनुसार ही भारत में अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। वो अशोक के कौन कौन से अभिलेख हैं, जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे वहाँ चर्चा करेंगे। नंबर 2, स्तंभ लेखों का शीर्ष घंटाकार होना ईरानी परंपरा की देन है। दो स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेख हैं, उनका जो शीर्ष है उसका आकार कैसा होना? घंटाकार। स्तंभ लेखों का शीर्ष घंटाकार होना, ये भी कहाँ से सीखा हमने? ईरान से सीखा। ये भी ईरानी परंपरा की देन है। इसी प्रकार नंबर 3, भारत में अरेमाइक लिपि की शुरुआत हुई। भारत में अरेमाइक लिपि, जो अरेमाइक लिपि है ईरानी लिपि है। अरेमाइक लिपि का संबंध कहाँ से है? ईरान से। तो अरेमाइक लिपि किसकी देन मानी गई है? ईरान की देन मानी गई है। और इसी अरेमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि का उद्भव हुआ। नंबर 4,
अरेमाइक लिपि से खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ। दोस्तों एक बार पुनः समझिए, हम ईरानी आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो एक तो अभिलेख उत्कीर्ण की परंपरा की शुरुआत हुई। सम्राट अशोक ने ईरान से प्रभावित होकर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। स्तंभ लेखों का जो शीर्ष आकार है वो घंटाकार, वो किसकी देन है? ईरानी परंपरा की। भारत में अरेमाइक लिपि की शुरुआत हुई और अरेमाइक लिपि से ही कौन सी लिपि का उद्भव हुआ? खरोष्ठी लिपि का। अरेमाइक लिपि से ही कौन सी लिपि का उद्भव माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का। इसके पश्चात देखिए, भारत में क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत हुई। शक और कुषाणों ने इसका विकास किया था। क्षत्रप प्रणाली का शक और कुषाणों ने विकास किया। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है या किसकी देन मानी जाती है? ईरान की देन मानी जाती है। इसके बाद देखिए नंबर 6, इसमें देखिए व्यापारिक मार्ग की जानकारी प्राप्त हुई। व्यापारिक मार्ग की जानकारी प्राप्त हुई। नंबर 7, भारत में ईरानी सिक्कों का प्रचलन हुआ। भारत में ईरानी सिक्कों का प्रचलन, कौन कौन से सिक्के प्रचलित हुए देखिए। एक तो है डेरिक, एक तो कौन से हैं? डेरिक जो सोने के सिक्के हैं, और एक है सिग्लोई। डेरिक और एक है सिग्लोई, ये चांदी के सिक्के हैं। और ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक प्रचलन इन्हीं का हुआ। भारत में सर्वाधिक प्रचलन कौन से सिक्कों का हुआ? चांदी के सिक्कों को, जिनको क्या कहा जाता था? सिग्लोई। चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? सिग्लोई। और सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? डेरिक। इसके बाद नंबर 8, पश्चिमोत्तर भारत में कुछ ईरानी शब्द प्रचलित हो गए। पश्चिमोत्तर भारत में कुछ ईरानी शब्द प्रचलित हो गए, जैसे नंबर 1, दीपिक। एक शब्द है दीपी, इसका अर्थ होता है राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। दीपी का अर्थ क्या होता है? राजाज्ञा। और एक है निपिष्ट, निपिष्ट, और इसका अर्थ होता है अभिलेख या लिखित। अभिलेख या लिखित। दोस्तों मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।
मानते हैं कि जो पहली बार अध्ययन कर रहा है, पहली बार पढ़ रहा है, उसको समझ में एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से शायद न आ पाए, लेकिन आप 2 से 4 बार इसको मन लगा करके पढ़ेंगे तो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, ये गारंटी है, दावे की बात है। अगर यहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको एक तो ध्यान रखना है, अभिलेख उत्कीर्ण की परंपरा कहाँ की देन है? ईरान की। अशोक ने किससे प्रभावित होकर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए? ईरान से। स्तंभ लेखों का शीर्ष घंटाकार किसकी देन है? ईरान की देन है। भारत में अरेमाइक लिपि की शुरुआत किसकी देन? ईरान की। अरेमाइक लिपि से ही कौन सी लिपि का जन्म हुआ? खरोष्टी लिपि का। भारत में छत्र प्रणाली की शुरुआत किसकी देन मानी जाती है? ईरान की। और इसका विकास आगे चलकर कौन करेंगे? शक और कुषाण, वो आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। व्यापारिक, नए व्यापारिक मार्गों की जानकारी मिली। भारत में ईरानी सिक्कों का प्रचलन, डेरिक और सिग्लोई। डेरिक और सिग्लोई। डेरिक सोने के सिक्के, सिग्लोई चांदी के सिक्के। भारत में सर्वाधिक कौन से सिक्कों का प्रचलन था? सिग्लोई, जो कैसे थे? चांदी के सिक्के। पश्चिमोत्तर भारत में, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत को 20वां प्रांत बनाया था, हमने चर्चा कर ली है, जिसका उल्लेख हेरोडोटस करता है कि 19 प्रांत थे, 20वां प्रांत पश्चिमोत्तर भारत को, कंबोज, गांधार और सिंध प्रदेश को 20वां प्रांत बनाया, जिससे 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं राजस्व के रूप में भेजी जाती थी, जो कुल फारस की आय का 1/3 भाग हुआ करता था। कुछ शब्द प्रचलित हो गए, दिपि, राजाज्ञा और निपिष्ट। निपिष्ट यानी अभिलेख अथवा लिखित। तो दोस्तों ये था भारत पर ईरानी आक्रमण। ये समझ में आ जाएगा, आप 2-3 बार रिवाइज कीजिए, टोटल ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनानी आक्रमण, जिसमें सिकंदर महान की कंप्लीट रूप से डिटेल से चर्चा करेंगे। कब, क्या, कहाँ आक्रमण किया, किन किन राजाओं ने उसकी सहायता की, भारत का पहला देशद्रोही कौन था, और जब सिकंदर भारत से वापस जा रहा था उसे किसके आक्रमण को या किन के सम्मिलित आक्रमणों का सामना करना पड़ा, उसका देहांत कहाँ हुआ, पिता का नाम क्या था, और सिकंदर महान की उपाधि कब धारण की, इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी निरंतर अध्ययन करते रहें, वीडियो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास से ज़रूर शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।